हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं क्लास 12 की बायोलॉजी का चैप्टर मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके पहले वीडियो में हमने वृषण की संरचना बहुत अच्छी तरीके से समझी थी और उसमें ये भी जाना था कि वृषण के कार्य क्या क्या होते हैं और किस तरीके से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। आज हम नर जननांग के उन सहायक अंगों के बारे में जानेंगे जिसको हम सहायक नलिका यानी एसेसरी डक्ट्स कहेंगे। और नर जननांग में वो कौन कौन सी सहायक नलिका हैं जो कि शुक्राणु को मदद करती हैं निर्माण होने के बाद कहाँ तक बाहर यानी पेनिस यानी शिश्न तक आने के लिए, और जिससे कि निषेचन के दौरान जो सीमेन है यानी वीर्य है वह योनि यानी वेजाइना तक पहुँच सके। तो हम बात करते हैं जो कौन कौन सी सहायक नलिकाएं हैं, उनको हम पहले जल्दी से समझ लेंगे कि कहाँ कहाँ से शुक्राणु जाते हैं, फिर डिटेल में एक एक नली के बारे में हम लोग समझेंगे। होती है बात शुक्रजनक नलिका। शुक्रजनक नलिका कहाँ पे है इसको हम समझते हैं। ये फिगर नर जननांग का है, आपके एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ है। यह जो है यह वृषण का अनुदैर्ध्य काट है। अनुदैर्ध्य काट माने खड़ा खड़ा, इसको हम वृषण को जब काट देते हैं तो इस तरीके से छोटे छोटे खाने दिखते हैं, और ये छोटे छोटे खाने कुछ होते नहीं, इनको हम वृषण पालिकाएं कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल। जैसे एक मकान होता है तो मकान में छोटे छोटे कमरे होते हैं, उसी तरीके से वृषण में भी छोटे छोटे कमरे होते हैं, और इन्हीं कमरों में क्या पाई जाती हैं शुक्रजनक नलिकाएँ। इनकी संख्या 1 से 3 तक होती है, यानी एक वृषण पालिका में 1 से 3 तक शुक्रजनक नलिकाएँ होती हैं। इन्हीं नलिकाओं में शुक्राणु का निर्माण होता है। अब क्या होता है, शुक्रजनक नलिकाओं से शुक्राणु यानी जो नलिकाएं होती हैं वो आके एक पतली पतली नलिकाएं जब आती हैं तो एक जाली सदृश संरचना से मिलती हैं जिसे हम वृषण जालिका कहते हैं। तो शुक्रजनक नलिका, ये वाली संरचना आप देख रहे हैं फिगर में, ये क्या है वृषण जालिका, तो वो यहाँ पे आके मिली। अब फिर वृषण जालिका जो है उससे पतली पतली जो हैं वो नलिकाएं निकलती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं शुक्रवाहिका। तो यहाँ पे देखिएगा ये रेड कलर में ये पतली पतली नलिकाएं हैं और यही नलिकाएं क्या कहलाती हैं शुक्रवाहिका। तो आपने समझा क्या, शुक्रजन नलिका, फिर वृषण जालिका, वृषण जालिका के बाद शुक्रवाहिका, और शुक्रवाहिका फिर जाके कहाँ पे अधिवृषण में खुलती है। अधिवृषण क्या है, यह जो बहुत ज़्यादा कुंडलित संरचना है इसी को हम क्या कहते हैं अधिवृषण कहते हैं, और अधिवृषण आगे जाके शुक्रवाहक में बदल जाती है। ये अधिवृषण यहाँ से यहाँ तक आए और फिर यह पाइप सीधी हो जाती है, और ये जब पाइप सीधी हो जाती है तो इसी को हम शुक्रवाहिका कहते हैं। तो इस तरीके से इन ट्यूबों को हम अच्छी तरीके से समझ लिए कहाँ पे स्थित हैं। तो एक बार जल्दी से समझते हैं। शुक्रजनक नलिका वृषण के अंदर पाई जाती हैं, फिर वह आके एक जाल सदृश संरचना में मिलती है जिसको वृषण जालिका कहते हैं। वृषण जालिका से पतली नलिकाएं निकलती हैं जिसको हम शुक्रवाहिका कहते हैं। शुक्रवाहिका अधिवृषण में जाके मिलती हैं और अधिवृषण आगे चल के शुक्रवाहक में बदल जाती है। तो यह नलिकाएं होती हैं जिनको हम सहायक नलिकाएं कहते हैं। अब हम एक एक पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। अब जो पहला पॉइंट है कि शुक्रजनक नलिकाएं आगे चलकर एक जाल में खुलती हैं जिसे हम वृषण जालिका या रेटिटेस्टिस कहते हैं। तो हमने देखा क्या, शुक्रजनक नलिकाएं जिनमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है वह पतली पतली नलिका, ये जो जाल सदृश संरचना होती है उसमें जाके मिल जाती हैं, और यह जाल सदृश जो संरचना होती है उसे हम वृषण जालिका कहते हैं, रेटिटेस्टिस कहते हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया। अगले पॉइंट को समझते हैं। वृषण जालिका से पतली नलिकाएं निकलती हैं जिसे हम शुक्रवाहिका या वास डिफरेंशिया कहते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, ये भी पूछा भी जाता है एग्जामों में कि वास डिफरेंशिया पहले पढ़ता है कि वास डिफरेंस पढ़ता है। तो ये चीज़ दिमाग में रखे रहिएगा कि रेटिटेस्टिस से जो पतली नलिकाएं निकलती हैं उसको हम वासा डिफरेंशिया कहते हैं। ये पहली पड़ती है डिफरेंशिया, ये पहले पड़ती है और यही आगे चल के अधिवृषण में खुलती है। अधिवृषण यानी इपिडिडाइमिस में, जहाँ से समझिएगा ये वृषण जालिका है, इससे पतली जो नलिकाएं निकलती हैं वही के वासा डिफरेंशिया यानी शुक्रवाहिका कहलाती हैं, और यही शुक्रवाहिका आगे चल के अधिवृषण इपिडिडाइमिस में खुलती हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अगले बिंदु को देखते हैं कि अर्धविषण एपिडिडाइमिस क्या होती है, नलिका अतिकुंडलित होती है, हाईली कॉइल्ड होती है। ये बड़ी पतली नलिकाएं होती हैं लेकिन आपस में बहुत घनी होती हैं, बहुत
कुंडलित होती हैं, कुंडलित होती हैं, जिसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। अधविषण की जो लंबाई होती है वह 6 मीटर होती है, लेकिन कुंडलित होने के कारण वह 4 सेंटीमीटर की ही कुंडली संरचना बनाती है। आप समझ चुके होंगे कि वह इतनी बार आपस में कुंडलित होती है कि उसका जो आकार 6 मीटर का था वह कितना आके रुक जाता है, 4 सेंटीमीटर में ही। तो आप समझ सकते हैं कि कुंडल कितना अधिक वो हाईली कॉइल्ड यानी कुंडलित है। आगे फिर समझते हैं कि अधविषण, ये जो संरचना है, ये जो वृषण से बाहर की संरचना होती है, यही क्या कहलाती है, अधवृषण, एपिडिडाइमिस कहलाती है। जैसे एक वृषण में है उसी तरीके से जो दूसरा टेस्टिस होता है उसके ऊपर ही यह संरचना पाई जाती है। नाम भी इसका है अधिवृषण, ऊपर वृषण के ऊपर पाई जाने वाली संरचना। अगले बिंदु पे आते हैं, अधवृषण में शुक्राणु पूर्ण परिपक्व होते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जब शुक्राणु सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स यानी शुक्रजनक नलिकाओं से बन के आगे निकलते हैं तो वो कहाँ पे आते हैं, अधवृषण में, वहाँ पे रुकते हैं और वहाँ पे वो पूरी तरीके से पूर्ण परिपक्व यानी पूरी तरीके से मैच्योर हो जाते हैं। और मैच्योर होने के बाद उस जो अधवृषण होता है उसमें 1 माह तक वो रह सकते हैं। यानी जो शुक्राणु बने हैं वृषण में, उनको स्टोरेज का जो जगह है वो क्या है, अधवृषण है, और वहाँ पे वो 1 महीने तक स्टोर रह सकते हैं। यदि वो बाहर नहीं जा सकते, ध्यान से समझिएगा, यदि वो बाहर नहीं जा सकते तो वह शुक्राणु क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, नष्ट होने लगते हैं। और जो अधवृषण की नलिकाओं के आंतरिक तरफ कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जो इनको क्या कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। तो यह बात अच्छी तरीके से समझ गए कि अधवृषण का काम होता है स्टोरेज का, साथ में वह शुक्राणु को क्या करते हैं, परिपक्व यानी मैच्योर करते हैं। अब हम अगले बिंदु पे आते हैं, अधवृषण का आखिरी छोर सीधा होकर शुक्रवाहक यानी वास डिफरेंस बनाती है। अब यहाँ पे हम फिगर पे फिर चलते हैं। फिगर में देखिएगा, ये हाईली कॉइल्ड जो कुंडली संरचना है यह अधवृषण कहलाती है। और यही अधवृषण आगे चल के क्या हो जाती है, धीरे धीरे क्या हो जाती है, नलिका सीधी हो जाती है। और जैसे यह नलिका आगे चल के सीधी हो जाती है, अब इसको हम अधवृषण नहीं कहते बल्कि शुक्रवाहक वास डिफरेंस कहते हैं। तो समझिएगा कि वास डिफरेंस क्या होती है कि जब अधवृषण की ट्यूब आगे चल के, नलिका आगे चल के सीधी हो जाती है, वही शुक्रवाहक यानी वास डिफरेंस कहलाती है। अब अगले बिंदु पे आते हैं, शुक्रवाहक 45 सेंटीमीटर लंबी व मूत्राशय को घेरते हुए नीचे आती है। यहाँ पे अब इस लाइन को समझते हैं, यह लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये नलिका जो है शुक्रवाहक सीधे सीधे आई और यह लगभग 45 मीटर है। और मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर है, ये मूत्राशय है। यहाँ पे इस फिगर में देखिएगा एनसीईआरटी के, यहाँ पे ये मूत्राशय है और मूत्राशय से ये ऊपर घेरते हुए फिर नीचे की तरफ आती है। यह बिंदु समझिएगा कि शुक्रवाहक मूत्राशय के ऊपर होते हुए कॉइल यानी एक घेरा बनाते हुए फिर नीचे की तरफ आती है। आगे बिंदु पे चलते हैं, शुक्रवाहक वह शुक्राशय की नलिका मिलकर एक नलिका बनाते हैं जिसको हम स्खलन नलिका, इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। यह बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है और थोड़ा समझने लायक है। होता क्या है कि जब शुक्रवाहक वहाँ से चला तो शुक्रवाहक नलिका चली, यह शुक्राणु को लेकर चल रही है और वहीं पे बगल में क्या है, ये शुक्राशय है। शुक्राशय जोड़े में पाए जाते हैं। शुक्राशय से भी एक नलिका निकलती है। तो इस तरीके से एक नलिका आई शुक्रवाहक की और एक नलिका, ये मानिए शुक्रवाहक है, इसको हम फिगर में समझते हैं। और ये क्या है, यहाँ पे शुक्राशय है, यहाँ पे शुक्राशय है, तो शुक्राशय की भी एक नलिका आती है और ये दोनों नलिकाएं मिलकर आगे चली जाती हैं। यही क्या कहलाती है, स्खलन नलिका। यही कहलाती है स्खलन नलिका। यानी होता क्या है कि एक नली चली शुक्रवाहक की, वह आगे चलती है शुक्राणु को लेके, और जो शुक्राणु होते हैं वो शुक्राशय में स्टोर नहीं होते। ध्यान से समझिएगा, शुक्राशय से कुछ पदार्थ निकलते हैं, उसको हम अगले वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो वो पदार्थ, तरल पदार्थ कहाँ से, शुक्राशय से आता है, और एक जो शुक्रवाहक आ रही वो दोनों मिलकर स्खलन नलिका का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे हम समझ चुके हैं कि शुक्रवाहक व शुक्राशय की नलिका मिलकर एक नलिका बनाते हैं जिसको हम स्खलन नलिका, इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। फिगर में देखिएगा, यह जो नलिका है यही क्या कहलाती है, स्खलन डक्ट कहलाती है।
अब इस नलिका आगे चल के कहाँ पे मिलती है, आगे बिंदुओं पे देखते हैं। स्खलन नलिका आगे चल के मूत्र मार्ग यूरेथ्रस में जाके खुलती है। आप देख रहे हैं यहाँ मूत्राशय है, मूत्राशय से जो मूत्र मार्ग आता है उसी में ये स्खलन नलिका आके मिल जाती है, जुड़ जाती है। अब यह दोनों नलिका क्या हो जाती हैं, कॉमन हो जाती है। उससे वीर्य भी निकलेगा, सीमेन भी निकलेगा, और जब इंटरकोर्स यानी सेक्स नहीं होगा तो वहाँ वो मार्ग बंद हो जाएगा और तब उसमें से यूरिन ही निकलेगा। तो और जब सीमेन निकलना होता है तो यूरिन का मार्ग बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से स्खलन नलिका जो कि शुक्रवाहक और शुक्राशय की नलिका से मिलकर बनती है वो आके मूत्र मार्ग में मिल जाती है। यहाँ पे देखिएगा, यह जो ट्यूब होती है जो नीचे की तरफ आ रही है आके शिश्न यानी पेनिस से के अंदर से होके गुजरती है, इसी को हम मूत्र मार्ग यानी यूरिनरी ट्रैक कहेंगे। आगे हम समझते हैं कि स्खलन नलिका, यहाँ पे ये पॉइंट हो चुका है। मूत्र मार्ग नर के शिश्न यानी पेनिस से होता हुआ अग्र छिद्र में खुलता है। ये महत्वपूर्ण बात है कि जो स्खलन नलिका है वो मूत्र मार्ग में आई और मूत्र मार्ग जो है शिश्न यानी पेनिस से होते हुए आगे कहाँ पे एक छिद्र में खुलता है। आगे एक छिद्र होता है और उस छिद्र को हम क्या कहते हैं, जिसे हम मूत्राशय मुख कहते हैं। यानी यह बिंदु क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, मूत्राशय बिंदु, मूत्राशय मुख, मूत्राशय मुख। यहीं से क्या होते हैं, यूरिन और सीमेन दोनों का डिस्चार्ज यानी बाहर निकलते हैं। अब क्या होते हैं, मूत्राशय मुख कहते हैं। शिश्न के अंतिम फूले भाग को शिश्न मुंड या हम ग्लैंस पेनिस कहेंगे। इस पेनिस की संरचना को देखिएगा, यहाँ पे आगे एक फूली हुई संरचना होती है पेनिस की। एक जो फूली संरचना होती है उसे हम शिश्न मुंड, जिसको हम ग्लैंस पेनिस कहते हैं, ये फूली हुई संरचना होती है। और इस फूली हुई संरचना को एक स्किन जो है वो कवर की होती है। इसको हम थोड़ा समझते हैं। आगे बिंदु पे देखते हैं कि शिश्न मुंड एक त्वचा से ढका रहता है, यानी जो पेनिस का अग्रभाग जो फूला होता है उसको हम ग्लैंस पेनिस कहते हैं, और वो एक स्किन, एक त्वचा के द्वारा क्या होता है, घिरा रहता है, जिसे हम अग्रछद कहते हैं या फोर स्किन कहेंगे। तो जो शिश्न मुंड है यानी पेनिस का अग्रभाग फूला हुआ है, वह एक क्या होता है, कवर से ढका होता है, जिसको हम अग्रछद कहते हैं या फोर स्किन कहते हैं। एक चीज़ बता दें कि जो मुस्लिम होते हैं उनका बचपन में ही क्या कर दिया जाता है, अग्रछद को हटा दिया जाता है। यह एक उनमें धार्मिक परंपरा है। अब हम आगे चलते हैं बिंदु पे। तो शिश्न मुंड एक त्वचा से ढका रहता है, इसको हमने समझ लिया है। अगले बिंदु को समझते हैं। इंटरकोर्स के समय शिश्न में खून अधिक संग्रह होने के कारण उसमें उठान या इरेक्शन हो जाता है। अब होता क्या है कि जब इंटरकोर्स होता है, यानी जब मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, तो उस समय जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वह पेनिस यानी शिश्न में बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इनमें दो या तीन विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं कि जब इंटरकोर्स होता है तो इस पेनिस में ब्लड बहुत अधिक मात्रा में संचित होता है, जिसके कारण वह बहुत टाइट हो जाता है और इरेक्ट हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, उठान कहते हैं या तो इरेक्शन कहते हैं। अब इरेक्शन से फ़ायदा क्या होता है कि जब इंटरकोर्स होता है और पेनिस क्या होती है, इरेक्ट होती है, तो वह जब विजाइना यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट मादा जनन पथ में जाता है तो वह इरेक्ट होने के कारण वीर्यसेचन के समय, वीर्यसेचन यानी जब शिश्न यानी पेनिस से सीमेन बाहर आ जाता है, कहाँ पे, फीमेल ऑर्गन में, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन या वीर्यसेचन कहते हैं। तो जब शिश्न टाइट रहता है तो वह क्या करता है, वीर्य को यानी वीर्यसेचन यानी इंसेमिनेशन करने में बहुत सहायक होता है। तो यहाँ पे हमने इन जो सहायक नलिकाएँ होती हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ा। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन सी जनन ग्रंथियाँ होती हैं जो कि हमारे यानी नर जनन अंग में सहायक होते हैं, जिससे कि आगे यानी संतान उत्पत्ति बेहतर हो सके। थैंक यू।